गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जे मेंस फरवरी 2021। 24 तारीख को जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शिफ्ट 1 में केमिस्ट्री का, वो हम क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि सर जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो बने हुए हैं उन वीडियोस के ऊपर जो पूरा डिटेल सॉल्यूशन होना चाहिए वो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं नहीं मिला। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरे केमिस्ट्री के अंदर जो डिटेल सॉल्यूशन है उन सारे सॉल्यूशन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने पेन और कॉपी को लेके बैठिए, और मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी करूँगा। सॉल्यूशन करके मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे ये सब क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, क्योंकि फरवरी का तो एग्ज़ाम हो गया, आपका मार्च, अप्रैल, मई, इन सभी मंथ्स में आपको एग्ज़ाम होने वाला है। और उन एग्ज़ाम्स में भी कहीं ना कहीं इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आप यहीं पे बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि जब मैं आपको हर सेशन का जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, जैसे आप 24 तारीख को देख लीजिए, तो 24 तारीख को 2 शिफ्ट था, 25 को था, 26 को था, इस तरह से कई शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो रहा है अब। और उन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी तो आप समझ लीजिए कि अगर आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो आप क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, जितना मैक्सिमम हो सके क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि आई थिंक कि आप सभी लोगों का जो थ्योरी है, थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब सवाल आता है कि थ्योरी होने के बाद हम अप्लाई कैसे करें उस थ्योरी को किसी भी प्रॉब्लम के अंदर। तो मैं आपको उन सारे चीज़ों के ऊपर बात करूँगा कि कैसे किसी भी थ्योरी को हम अप्लाई कैसे करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है, प्रॉब्लम के ऊपर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शिफ्ट 1 का 24 तारीख का। चलिए आप अपना आंसर मिलाते चलिएगा सब लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर आप देखिएगा ध्यान से कि एनिलीन एक मेटा प्रोडक्ट भी दे रहा है, ठीक है। तो ये क्यों होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है आपका एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सही बात है कि एनिलीन आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन एनिलीन के साथ प्रॉब्लम यह है कि एक मेटा प्रोडक्ट भी देता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एनिलीन इज मेटा डायरेक्टिंग। एनिलीन सिर्फ मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि एनिलीन एक आपका दिस एनिलीन पार्ट, दिस NH2 पार्ट इज एक्टिवेटिंग इन नेचर। एक्टिवेटिंग इन नेचर, ये आपका एक्टिवेटिंग होता है। तो कोई भी एक्टिवेटिंग पार्ट जो होता है वो ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। लेकिन एनिलीन के केस में एक्सेप्शन है कि एनिलीन जो है एक मेटा प्रोडक्ट भी देता है। तो रीज़न क्या है मैं आपको उसको बता रहा हूँ। देखो एनिलीन के केस में प्रॉब्लम क्या होता है कि ये हमारा एनिलीन है। एनिलीन के केस में ये जो आपका NH2 है ये आपका स्ट्रॉन्ग +M इफेक्ट शोइंग ग्रुप होता है, ठीक है। और इसके वजह से ये क्या करता है, जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो H2SO4 का प्रोटॉन ये एक्सेप्ट करके यहाँ पे एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करेगा, एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो एनिलीनियम आयन के ऊपर जो NH3+ ग्रुप आपको दिख रहा है, दिस NH3+ इज डीएक्टिवेटिंग इन नेचर। डीएक्टिवेटिंग इन नेचर। अब कोई भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर लगा होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का जो डायरेक्शन होता है, जो उसका ओरिएंटेशन होता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो ग्रुप है वो कैसा लगा है। आइदर आवर ग्रुप इज एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। अगर ये एक्टिवेटिंग होगा तो ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, और अगर ये डीएक्टिवेटिंग होगा तो सिर्फ मेटा प्रोडक्ट बनेगा। तो रीज़न क्या है आपका कि एनिलीन स्ट्रॉन्ग +M रखने की वजह से ये एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, और इसीलिए यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तीसरा देखो आप ऑप्शन में कि इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन विच इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनिलीनियम आयन जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन पढ़ लीजिए कि इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 4। आप सब लोग मैच कर लीजिए, जिनका भी आंसर सही है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ध्यान से।
देखिए अब यहाँ क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि ये आपका एक सबस्ट्रेट है, पी के साथ रिएक्शन करके H2SO4 मीडियम और बेसिक मीडियम में पिंक कलर का देता है। तो देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा बेसिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि आपको यहाँ पे पी जो मिसिंग रिएजेंट है वो बताना है। तो आप सभी 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि पिंक कलर जो होता है किसी भी बेसिक मीडियम में वो फेनोल्फथलीन का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेसिक था, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाइएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर के हिसाब से कि कौन सा यहाँ पे पी होगा, पी मतलब पी होगा क्या, ये आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले पिंक कलर जो आपका देता है वो फेनोल्फथलीन देता है। और आपको पता है कि अगर हम फेनोल्फथलीन बना रहे हैं उसके लिए हमें फेनॉल चाहिए होता है, ठीक है। तो P मस्ट बी फेनॉल, P मस्ट बी फेनॉल, P आपका क्या होगा, फेनॉल होगा, ठीक है। अब देखिए कि फेनोल्फथलीन का स्ट्रक्चर क्या है वो समझते हैं हम लोग। देखो फेनोल्फथलीन का स्ट्रक्चर क्या है, तो पहली चीज़ ये समझिए, ये जो आपका ग्रुप है इसको बोलते हैं थैलामाइड, दिस इज थैलामाइड, ठीक है। ये आपका थैलामाइड हो गया, सॉरी थैलामाइड नहीं, थैलिक एनाहाइड्राइड, माफ कीजिएगा, थैलिक एनाहाइड्राइड, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एनाहाइड्राइड ग्रुप लगा हुआ है, देख लो, दिस इज योर एनाहाइड्राइड ग्रुप। तो ये जो थैलिक एनाहाइड्राइड है इसके साथ फेनॉल का रिएक्शन होता है। तो अब बताइए कि जो आपका फेनोल्फथलीन बनेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसके स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है कि जो आपका फेनोल्फथलीन होता है वो समझिएगा ध्यान से। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फेनोल्फथलीन, ये आपका फेनोल्फथलीन हो गया, ठीक है। और फेनोल्फथलीन जब बेसिक मीडियम में जाता है तो इसका कलर हो जाता है पिंक। तो अब ये स्ट्रक्चर जो फेनोल्फथलीन का है ये कैसे बना, तो उसको समझिएगा कि OH के पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन था, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और यहाँ पे जो आपको थैलिक एनाहाइड्राइड का जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन आपस में वाटर बना के बाहर निकल जाता है। जैसे देखो मान लो कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे फेनॉल ले लिया, ये हाइड्रोजन है, हमने एक और मोल फेनॉल का ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, फेनॉल का एक और मोल ले लिया। तो होता क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन मिलके वाटर बना लेता है, यानी कि वाटर आपका बाहर निकल जाता है। तो जब यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाता है तो ये दोनों जो आपका कार्बन है ये इसके किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ दोनों का अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है, इधर से ऐसे। तो ये जो आपका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बना है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड योर फेनोल्फथलीन। तो देखो हुआ क्या कि एसिडिक मीडियम में पहले ये क्या बनाएगा, फेनोल्फथलीन बनाएगा, और फेनोल्फथलीन जो आपका मिला है बेसिक मीडियम में, जब हम इसको बेसिक मीडियम में चेक करते हैं कि फेनोल्फथलीन जो है बेसिक मीडियम में जाने के बाद उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, तो डैट कलर इज पिंक। तो आपको ध्यान में रखना है कि पैरा पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा कि पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है। तो अब अपने ऑप्शन को चेक कीजिए, पहला वाला OH यहाँ देखो, पहले वाले स्ट्रक्चर में OH आपका, इसके ऑर्थो पोजीशन पे ये ग्रुप लगा है और पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस वाले OH के ठीक पैरा पोजीशन पे यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, नो हाइड्रोजन। तो ये फेनोल्फथलीन नहीं बनाएगा, ठीक है, ये फेनोल्फथलीन फॉर्म नहीं करेगा। फिर यहाँ देखिए इस वाले OH के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस वाले के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी फेनोल्फथलीन नहीं बनाएगा। फिर देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि OH यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई फेनोल्फथलीन आपका फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो फेनोल्फथलीन कहाँ पे फॉर्म कर रहा है, तो फेनोल्फथलीन आपके फर्स्ट वाले में फॉर्म कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक ही कंपाउंड में OH होना चाहिए और इसका हमें कितना मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए। लेकिन इस वाले में प्रॉब्लम क्या है कि 2 OH आपको एक ही कंपाउंड में दिया हुआ है।
ठीक है। तो हम वहाँ से कंपाउंड नहीं बना सकते इस वाले स्ट्रक्चर से, हम कंपाउंड जब भी बना सकते हैं इस वाले का 2 मोल लेके हम यहाँ पे फेनोल्फथलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1। तो बच्चों एक एक चीज़ को अच्छे से समझिए, एक्सप्लेन, मैं पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ को अच्छे से समझिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेकिंग ऑफ अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और एनसीईआरटी का ही लाइन दिया हुआ है। एनसीईआरटी के लाइन कई सारे जो ऐसे डायरेक्ट लाइन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी का ही लाइन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखो जैसे ये जो आपका अल्फा हेलिक्स टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ये हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NH2 मान लीजिए, यहाँ पे आपका हो गया NH, और इस वाले के साथ C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। आपको पता है कि NH और C डबल बॉन्ड O के बीच में ये जो आपका बॉन्ड बन रहा है, डैट बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक फोर्स है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड इस वाले पोर्शन से यहाँ पे जो बन रहा है, और इस वाले पोर्शन का जो CO है, इसका जो NH है, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दैट्स वाई द शेप विल बी हेलिकल। इसीलिए जो शेप हो गया वो आपका हेलिकल हो जाता है, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स में याद रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से जो शेप होता है वो आपका हेलिकल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट बोल रहा है कि गैस इवॉल्व ड्यू टू एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेबल कॉजेज। ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। तो देखो एनारोबिक डिग्रेडेशन से आपको मिलता है मीथेन, ठीक है, और मीथेन कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे आंसर है। ये फर्स्ट आपका आंसर हो गया। यहाँ पे कैंसर हो जाता है, कैंसर जैसी बीमारियां भी मीथेन की वजह से होती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। अब 5th नंबर क्वेश्चन आपका पॉलीमर का है। देखिए पॉलीमर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलीमर का क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है, देखिए आपको यहाँ पे सारे मोनोमर्स दिए गए हैं और आपको करेक्ट मैचिंग करना है, यानी कि उनका पॉलीमर दिया गया है। तो आपको मोनोमर के साथ पॉलीमर को मैच करना है। अब मैच करिए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको मैच कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, मैच कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहला आपको बता रहा है कैप्रोलैक्टम। तो देखो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैप्रोलैक्टम से ये क्वेश्चन आ गया है। कैप्रोलैक्टम जो है ध्यान रखिएगा नायलॉन 6 को बनाने में यूज होता है, ठीक है। एक्राइलोनाइट्राइल 2-क्लोरोब्यूटा 1,3-डाइन। एक्राइलोनाइट्राइल से हम क्या बनाते हैं, तो ये हमारा एक मोनोमर है एक्राइलोनाइट्राइल, जो कि हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ब्यूना, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्यूना एन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक्राइलोनाइट्राइल जो आपका मोनोमर है वो यूज होता है ब्यूना एन पॉलीमर को बनाने में। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि 2-क्लोरोब्यूटा 1,3-डाइन को यूज करते हैं हम नियोप्रीन को बनाने में, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2-क्लोरोब्यूटा 1,3-डाइन 2-क्लोरो, यहाँ पे क्लोरीन लगाते हैं, ब्यूटा 1,3-डाइन, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो मोनोमर होता है वो नियोप्रीन को बनाने में आपको हेल्प करता है। तीसरा, चौथा आप देख लिए 2-मिथाइल-ब्यूटा 1,3-डाइन। तो 2-मिथाइल-ब्यूटा 1,3-डाइन ये बहुत ही नोन है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो मोनोमर है यहाँ से हम नेचुरल रबर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है देख लो, फर्स्ट का ऑप्शन आपका, फर्स्ट का जो आंसर है वो सी है, फर्स्ट का आंसर सी है, ठीक है। थर्ड वाला मैच कर गया, और कहाँ फर्स्ट का आंसर सी है। सेकंड का आंसर मैच करो बी, और सेकंड का आंसर ए, तो सेकंड का मैच करो, सेकंड का एक्राइलोनाइट्राइल दैट इज ब्यूना एन। तो देखो यहाँ पे सेकंड वाला क्या हो गया, बी दैट इज ब्यूना
n हो गया। यानी कि अब यहाँ पे कोई और ऑप्शन तो नहीं लग रहा आपको, ठीक है। तो हमारा फाइनली 2 आंसर में से एक आंसर हो गया, दैट इज 3, यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो 3rd नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका ये जो आपका अल्कोहल है, ये जो आपका अल्कोहल का रिएक्शन है वो HCl के साथ हमें कराना है। तो अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ कराना है, तो इसमें अल्काइल हैलाइड चैप्टर में आप देखिएगा एक रिएक्शन लिखा होगा ROH plus HX in presence of ZnCl2 gives you RCl. This is your substitution reaction. Substitution रिएक्शन, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो OH है उसको रिप्लेस कर रहा है X, तो X इसको रिप्लेस कर रहा है, तो बन गया क्या आपका RCl। यहाँ पे X के जगह पे आप H ले लो, Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो, आप कोई भी ले सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनने वाला है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कहाँ कहाँ है पहले ये समझ लीजिए। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमारा यहाँ है और यहाँ पे है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन होगा नहीं और ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। तो अब सवाल है कि हमारा पहला नंबर ऑप्शन होगा या तीसरा नंबर ऑप्शन होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना है हम लोग को मैकेनिज्म देखना है। तो देखो यहाँ पे जो OH है वो लगा हुआ है 2 डिग्री कार्बन के साथ, ठीक है ना। और आपको पता है कि 2 डिग्री जो कार्बन है अगर वो HX के साथ रिएक्शन कर रहा है, या मान लीजिए HCl के साथ यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो HCl के साथ यहाँ पे SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि HX और ZnCl2 को हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या करता है कि ये अल्कोहल में से OH जो है उसको रिप्लेस करके हैलोजन ग्रुप को ऐड करता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें जब कन्वर्जन करते हैं तो अल्कोहल से हम कोई चीज़ जल्दी हम बना नहीं पाते हैं, इस वजह से पहले इसको हम हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं। और जब ये हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है तो हैलोजन ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है, ठीक है। OH ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं माना जाता है। इसीलिए कभी भी अगर किसी चीज़ को कन्वर्ट करना हो, मान लो कोई और प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो आप सबसे पहले अल्कोहल से आप हैलाइड बना लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री होगा तो आपको ZnCl2 लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा SN2, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 डिग्री के लिए SN2 आपका फेवरेबल होता है और आपको ZnCl2 लेना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे ये 2 डिग्री हो जाए और 3 डिग्री हो जाए तो जनरली रिएक्शन यहाँ पे SN1 को फॉलो करेंगे। तो उस स्थिति में आपको ZnCl2 को लेने की जरूरत नहीं होगी, आपको डायरेक्ट HX आपका रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम रिएक्शन को फॉलो करेंगे कौन सा, SN1 रिएक्शन। तो देखो SN1 रिएक्शन में ध्यान से समझिएगा, SN1 रिएक्शन में सबसे पहले हम प्रोटोनेशन कराते हैं, ठीक है। HCl का जो H+ है वो यहाँ पे प्रोटोनेटेड हो जाएगा। तो जब ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा तो कुछ ऐसा सीन आएगा देखने के लिए, यानी सॉरी ये बेंजीन नहीं है, ये वाला आपका यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे ऐसे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन मिल रहा है आपको, दैट इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन शिफ्ट होकर 3 डिग्री पे चला जाएगा, क्योंकि बगल में जो कार्बन है आपका दैट इज 3 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या करो, आप हाइड्राइड शिफ्ट कीजिए, और जैसे ही आपने यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट किया तो हाइड्राइड शिफ्ट करने से क्या होगा कि यहाँ का जो आपको H है वो शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा और ये जो कार्बोकैटायन है वो यहाँ पे चला आएगा। तो कार्बोकैटायन फाइनली आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, विच इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आप देख लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, यानी यहाँ पे जब आपने 3 डिग्री में कन्वर्ट किया तो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो आपको 5 मिल गया, ये आपका ज़्यादा स्टेबल है। और हमें ये भी पता है कि जो इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना ही फास्ट होता है। तो यहाँ पे अब आप क्या करो, अब आप Cl- को अटैक कराइए। तो Cl- बेसिकली कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बोकैटायन पे। तो आपका प्रोडक्ट देख लीजिए, अब इन दोनों में हमें चॉइस था कि इन दोनों में कौन सा होगा, तो यहाँ तो होने से रहा, यहाँ तो होगा नहीं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल ये बनेगा, यानी कि 1 ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो देखो आप एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा ये सब करने का, वो तो आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, तो इतना टाइम लग रहा है। कोशिश कीजिएगा कि बिना पेन चलाए हुए
इन सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन दिया जाता बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा लेता तो 4 सेकंड लेता, और ये क्वेश्चन आपको तुरंत बन जाता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मन में कैलकुलेशन करूं या मन में मैकेनिज्म करूं तो कैसे करूंगा। सबसे पहले एच को यहाँ पे अटैक कराऊंगा, वाटर बनाऊंगा और वाटर को निकाल दूंगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो प्लस है वो आपको 2 डिग्री कार्बोकैटायन पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बगल में 3 डिग्री कार्बन है, तो ये वाला कार्बोकैटायन को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे हाइड्राइड शिफ्ट की मदद से। तो जब ये कार्बोकैटायन यहाँ पे आएगा तो फाइनली न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे हो जाएगा। तो आप मन में ही मैकेनिज्म को कीजिए। अगर आप पूरे तरह से श्योर हैं, कंफर्म है और अपने आप पे भरोसा है, तो आप यहाँ पे बिना पेन चलाए हुए आप इसका आंसर करेंगे, तो आपका आंसर ये वाला आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। हो सकता है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको आगे के लिए भी तैयार कर रहा हूँ। आपको मार्च अप्रैल में भी एग्जाम देना है, मई तक एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम आने वाला है। तो उन सब एग्जाम में आप कैसे कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट भी सिखाते चल रहा हूँ और साथ में मैं इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। आप दोनों चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये एनसीईआरटी का बेसिकली सवाल है, फर्स्ट चैप्टर का आपका सवाल है, क्लास 12 अल्काइल हैलाइड। तो देखो आपको पता है कि यहाँ पे अल्कीन है और यहाँ पे HI है, तो सिंपली हम HI का एडिशन करते हैं। और आपसे अगर कोई सवाल कहे कि ये HI जो है वो कौन सा एडिशन अल्कीन पे करेगा, तो बताइएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये अपने पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, और पाई बॉन्ड के टूटने का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, और H+ का अटैक होगा, यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे रिएक्शन होगा, H+ का अटैक होगा और फाइनली आपको एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कार्बोकैटायन आपका कहाँ बनेगा, तो पहली चीज़ कि आप ये समझिए कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसकी शिफ्टिंग किधर होगी, क्या इसकी शिफ्टिंग इधर होगी या इसकी शिफ्टिंग इधर होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो +I का डायरेक्शन है, +I का जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग हो जाएगी वो कुछ ऐसे होगी, यानी इधर की शिफ्टिंग होगी, यानी कि यहाँ पे आपका माइनस हो गया, यहाँ पे आपका प्लस हो गया। ठीक है, अगेन वही चीज़, आप यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुआ था ये प्रोसेस बहुत ही स्लो था, यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे जो नेगेटिव आया ये इस H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना, आप यहाँ चेक कीजिएगा क्या ये कार्बोकैटायन और ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कार्बोकैटायन है और ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, क्योंकि दिस कार्बोकैटायन इज ओनली 3 डिग्री एंड दिस कार्बन इज 4 डिग्री। तो आप यहाँ से जब मिथाइल का शिफ्टिंग करेंगे, तो मिथाइल का शिफ्टिंग करने के बाद आपका जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट इज 3 डिग्री। ठीक है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनना ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन का बनना। तो आप यहाँ फाइनली जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है दैट इज कार्बोकैटायन एट 3 डिग्री कार्बन, इट इज मोर स्टेबल देन द कार्बोकैटायन फॉर्म एट सेकेंड कार्बन, यानी कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, तो आप फाइनली यहाँ पे जो I- दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियोफाइल, आप यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराइए इस वाले कार्बन पे। तो आप आंसर चेक करिए, ये मिथाइल आपका यहाँ चला गया, कहीं पे है क्या, मिथाइल यहाँ नहीं गया। ठीक है, इधर देख लो, यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे गया, I यहाँ पे इसने ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ मिथाइल की शिफ्टिंग नहीं हो रही है। ठीक है, इस वाले को आंसर को चेक करो, यहाँ भी मिथाइल की शिफ्टिंग नहीं है और यहाँ पे I कर दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन भी इंक्रीज कर गया, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर ये देखो, आयोडीन फाइनली यहाँ लगा, एक मिथाइल चला गया यहाँ पे, एक मिथाइल चला गया यहाँ पे, पहले से एक कार्बन था, आयोडीन यहाँ पे लग गया, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो C नंबर यानी 3rd नंबर होगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 3rd हो गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है, ये आपका सबस्ट्रेट
और यहाँ पे मैग्नीशियम ड्राई ईथर दिया है, ठीक है ना। तो देखो मैग्नीशियम जो है वो आपका मेटल है और ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है। इसके पास जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और यहाँ से Br जो है वो एक होमोलिटिक फिजन करता है, ध्यान रखिएगा, होमोलिटिक फिजन करता है। और जब यहाँ पे होमोलिटिक फिजन करता है तो ब्रोमीन का अपना इलेक्ट्रॉन और इस वाले कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी ब्रोमीन का अपना इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ऊपर से मैग्नीशियम भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो Br माइनस जो है, ठीक है, 2Br माइनस जो है ये यहाँ से इस सिस्टम से बाहर निकल गया। और Mg के ऊपर क्या है, Mg के ऊपर 2 प्लस है, तो Mg 2 प्लस और 2Br माइनस ये आपका बाहर निकल गया, यानी कि ये बन गया आपका, दिस इज MgBr2, ये आपका MgBr2 हो गया। अब यहाँ MgBr2 निकल गया और 2 फ्री रेडिकल यहाँ पे हुआ। अब इन दोनों को आप मिला दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये एडजेसेंट पोजीशन पे होता तो डबल बॉन्ड बन जाता, लेकिन जब यहाँ और यहाँ पे है तो आपका ये दोनों आपका जो है ना इस तरह से आपका जुड़ जाएगा। अब क्या हो गया, देखो ध्यान से, इस तरह का, यानी कि यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ आपका, ये आपका हो गया रिंग, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन हुआ, आप मिला लीजिए कि 3 मेंबर्ड रिंग कहाँ पे है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा। देख लो क्या स्ट्रक्चर सही बन रहा है, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर आपका सही है, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज सेकंड नंबर। चलिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, समझ में आ जाएगा सबको। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इस कंपाउंड को डाइल्यूट KMnO4 के साथ एट 273 केल्विन पे आप इसको हीट कीजिए। 273 केल्विन यानी कि हम देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको इसको रिएक्ट कराना है, यानी सिंपल सा हम कह सके कि ये कोल्ड कंडीशन है, ठीक है। और डाइल्यूट KMnO4 है, डैट मीन्स कि ये आपका बेयर्स रिएजेंट है, ये आपका क्या है, बेयर्स रिएजेंट। और आपको ये भी पता है कि बेयर्स रिएजेंट के प्रेजेंस में एल्कीन जो है वो डाइऑल का फॉर्मेशन करता है, वो भी सिन डाइऑल। बस इतना में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कोल्ड कंडीशन डाइल्यूट KMnO4 विथ एल्कीन फॉर्म्स डाइऑल विच इज सिन इन नेचर, मतलब आपका प्लेन से एक साइड ही रहेगा, दोनों अल्कोहल, दोनों OH ग्रुप। तो पहला तो आपको A बनना चाहिए, ठीक है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा और क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाइऑल बनाना है, तो देखिए पहला ऑप्शन में ही आपको दिख रहा होगा कि OH, ठीक है, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, ये भी हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट में ही आपका यहाँ पे कीटोन बना दिया, जबकि कीटोन फर्स्ट वाले में नहीं बनेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो ये और ये होना चाहिए, A और B। तो अब हम B को चेक करेंगे। देखिए CrO3 जो होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आपने पढ़ा होगा, NCERT बुक में भी दिया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में जहाँ पे इटार्ड रिएक्शन आपको पढ़ना है ना, वहीं पे आपको सेकंड वाले में CrO3 का भी रिएक्शन दिया होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में आप उसको देखिएगा वहाँ पे। तो CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल को, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल को करेगा तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री को करेगा तो बनाएगा कीटोन। तो आप चेक कीजिए कि जो आपका डाइऑल फॉर्म किया है वहाँ पे कीटोन जो है कहाँ बन रहा है और एल्डिहाइड कहाँ बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका क्या है, दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, यहाँ भी आपका ये 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या हमने बोला कि 2 डिग्री जो है वो कीटोन बनाएगा, यहाँ पे 2 डिग्री एल्डिहाइड कैसे बना दिया, यानी कहने का मतलब होगा कि हमारा जो ऑप्शन है वो ये कतई नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो कीटोन ही फॉर्म करेगा, ठीक है। और यहाँ पे OH एज इट इज रह जाएगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन और इस कार्बन पे हाइड्रोजन बाहर निकलता है, 2 हाइड्रोजन निकलेगा, 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी सिर्फ ऑक्सीडेशन जो है वो इसमें होगा। बच्चों कॉन्सेप्ट सीखिए, अगर कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए
तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आप बना लोगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन को ज़रा देखिए सब लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है NH2 दिस इज योर एनिलीन, NaNO2 और HCl के साथ इसका रिएक्शन कराया गया। तो जब आप NaNO2 और HCl के साथ आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए NaNO2 और HCl जो है ये आपको किसी भी ग्रुप को चाहे किसी भी मतलब जैसे NH2 है आपका, मान लो एल्काइल अगर अमीन है, उसको ये क्या करता है, डाइजोटाइजेशन कर देता है। डाइजोटाइजेशन का मतलब कि डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो दो चीज़ होता है, एक आपका होता है एलिफेटिक एमीन, ठीक है, जिसको NaNO2 प्लस HCl जो है वो सिंपली क्या करता है CH3CH2OH यानी कि अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये इसको अल्कोहल में बदल देगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यही जो आपका है जो अल्काइल पार्ट अगर वो बेंजीन हो जाए, ठीक है, मतलब एराइल अमीन हो जाए, तो एराइल अमीन के केस में क्या होगा, यहाँ पे फिनॉल नहीं बनता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये स्टेबल होता है और टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे कन्वर्जन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो डाइजोटाइजेशन होगा यानी यहाँ पे जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर आपको पता है कि N2 ग्रुप लगा होता है, N2Cl, और N2 आपका बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो अपने इन्वायरमेंट से वाटर अगर उसको मॉइस्चर मिल जाए वो अल्कोहल में बदलना चाहेगा, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा कि एनिलीन का रिएक्शन NaNO2HCl के साथ हम C2 में करते हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना है, जैसे ये फॉर्म हुआ, जैसे यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म हुआ, आप तुरंत उसको कन्वर्ट करके किसी और कंपाउंड में ले जाइए, नहीं तो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से ये क्या करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा या कोई भी और चीज़ों को एब्जॉर्ब करके ये अगेन दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने का इसके पास कैपेसिटी होता है। इसीलिए जो आपका एराइल अमीन है, इसको NaNO2 के साथ रिएक्शन करा के सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम N2Cl बना लेते हैं। मतलब ये क्या हो गया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखो KCN के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से CN जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये इस वाले पोर्शन पर अटैक करके यहाँ से N2 को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज CN, ठीक है, आपका साइनाइड ग्रुप यहाँ पे लग जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया, यानी A जो होगा वो साइनाइड होगा। कहाँ पे साइनाइड है, तो पहला ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में तो CHO लग रहा है आपका, देख लो, फोर्थ ऑप्शन में CHO लग रहा है, ठीक है, CHO हो गया और यहाँ पे अल्कोहल हो गया, ये तो होगा नहीं। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट या थर्ड होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। CN तो हमारा फॉर्म कर गया। दूसरा हमारा बोल रहा है कि SnCl2HCl का रिएक्शन कराइए इस साइनाइड के साथ। चलो साइनाइड बन गया, इसको हम क्या करते हैं, SnCl2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो आपको पता है कि SnCl2 और HCl जो है इसको हम बोलते हैं स्टीफन्स रिड्यूसिंग एजेंट को, ठीक है, स्टीफन्स रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बहुत बेहतरीन तो नहीं कहेंगे लेकिन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और SnCl2 और HCl का रिएक्शन जब आप कराओगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये SnCl4, साथ में आपको 2 हाइड्रोजन और दे देगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन आपको मिल जाता है। तो अब ये नेसेंट हाइड्रोजन जो मिला है यही क्या करेगा, CN को रिड्यूस करेगा। और आपको पता है कि जब CN को रिड्यूस करता है ये, तो यहाँ पे CH, यहाँ पे एक H, N के पास एक H, यानी कि NH, यानी कि यहाँ पे आपको इमीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इमीन को फाइनली हम हाइड्रोलाइज करते हैं। तो मैंने क्लासरूम में भी ये चीज़ सिखाया था, कई बार मैंने बच्चों को ये बोला कि ये बहुत अच्छा है रिएक्शन है, और इस बार बार ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करो आप, कहीं भी अगर मान लो C डबल बॉन्ड NH है, तो अगर C के साथ डबल बॉन्ड से NH है तो वाटर को ऐसे तोड़ो आप H2 और O के फॉर्म में, ठीक है। अगर C डबल बॉन्ड N है तो आप वाटर को ऐसे तोड़िए H2 और O के फॉर्म में,
और जब एडिशन ऑफ वाटर कहीं पे होता है एल्कीन के अंदर, वहाँ H और OH के फॉर्म में आपको तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे H2 और O के फॉर्म में अगर टूटा तो ऑक्सीजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और हाइड्रोजन आपका कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसको कार्बन पे डाल दो, क्योंकि कार्बन आपका कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसको नाइट्रोजन पे डाल दीजिए। तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा डेट इज CHO और NH3, ये आपका फाइनली बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो बच्चों आपका जो आंसर होगा वो 3rd नंबर होगा, ठीक है। आप इसको कर लीजिए, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, इसको नोट करिए, सारे मैकेनिज्म को नोट कीजिए। आपका साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। चलिए देखिए, अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और डायरेक्ट ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि CH3 CH2 CH3 A गिव्स यू CH3 CH2 CHO। देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी ये दिया हुआ है कि अलग अलग कैटलिस्ट जो है अलग अलग तरीके से किसी भी एल्केन को ऑक्सीडाइज करते हैं, जिसमें आपका कॉपर था, हीट था, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना था वहाँ पे। तो कॉपर के प्रेजेंस में आप याद करिए कि वहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता था, ठीक है। मॉल्बिडेनम ऑक्साइड था, मैंगनीज एसीटेट था जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, पोटेशियम परमैंगनेट में भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपका फॉर्म करता है। इस तरह से देखा जाए तो आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। तो एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए जो बेस्ट आपका कैटलिस्ट होगा वो मॉल्बिडेनम ऑक्साइड होता है। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH3 हो गया, आपने मॉल्बिडेनम ऑक्साइड लिया MO2O3, ठीक है। और मॉल्बिडेनम ऑक्साइड लेने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म कर जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, यानी कि एल्डिहाइड स्टेज तक जाके ये स्टॉप कर देगा, ठीक है। याद रखिएगा ये बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, और मैग्नीज एसीटेट जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जा सकता है एल्केन को। तो एल्केन से एल्डिहाइड बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बोथ द कंपाउंड आइसोस्ट्रक्चरल। देखो मैंने आपको आइसोस्ट्रक्चरल के बारे में क्लास में बताया है। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि हाइब्रिडाइजेशन हमारा सेम है और सेम स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें आइसोस्ट्रक्चरल पूछ रहा है। चलिए सबके बारे में पहले लिखते हैं। TiCl4 TiCl दैट इज sp3, ठीक है। SiCl4 SiCl दैट इज sp3, ठीक है। SO4 2-, यहाँ पे SO4 2- है, तो पहले आप क्या करो, पहले आप SO4 का स्ट्रक्चर बना लो। यहाँ पे ये हो गया sp3, क्योंकि आपका 1 2 3 4 4 सिग्मा sp3। CrO4 है, यहाँ भी CrO4 2- है, तो यहाँ पे भी देखिए ये भी आपका sp3 हो गया। NH3 का आपको पता है कि ये पिरामिडल होता है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, पिरामिड की तरह होता है, और हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। NO3- का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज sp2। तो यहाँ पे तो डिफरेंट हो गया, ये ऑप्शन ही नहीं होगा हमारा। ClF3 के केस में भी देखिए BCl3 का sp2 और ClF3 का देख लो Cl आपका कितना हो गया, Cl के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 3 फ्लोरीन को यहाँ पे ऐड कर लो। तो 3 फ्लोरीन ऐड करने के बाद टोटल जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर बचा वो 2 हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर आपका, सॉरी यहाँ पे लोन पेयर ना, लोन पेयर आपका कितना हो गया 2, बॉन्ड पेयर आपका 2, ठीक है। तो 2 और 2 4 हो गया, यानी कि यहाँ भी sp3 होगा और ये sp2 होगा, यानी हमारे लिए अभी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, वो ऑप्शन सही नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ sp3, यहाँ sp3, यहाँ पे भी sp3, यहाँ पे भी sp3, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो A और B हो जाएगा। तो ऑप्शन सही कर लीजिए, A और B। फिर कह रहा है 30 नंबर में, देखो 13 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय साइनाइड ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। देखो ये डायरेक्ट आप करना, आपको अगर मेटलर्जी, आपने अगर मेटलर्जी चैप्टर पढ़ा है तो इसमें कई सारे प्रोसेस आपने देखा होगा कॉन्सेंट्रेशन का, जिसमें आपका ग्रेविटी सेपरेशन, जो कि आपको किसी भी ऑक्साइड और किसी भी कार्बोनेट ओर को
वहाँ से हम कंसनट्रेट कर सकते हैं। सल्फाइड को कंसनट्रेट करने के लिए हमें फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड चाहिए होता है, ठीक है। साइनाइड मेथड से भी हम कई सारे सल्फाइड और को, जैसे सिल्वर वगैरह जितना भी होगा उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। सल्फाइड और को हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम केमिकल मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, साइनाइड दे के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन भी था। मेलाकाइड जो होता है इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट का ओर कहते हैं, ठीक है। कॉपर का ये ओर है और बेसिक कार्बोनेट है, यानी कि Cu2 CO2 और OH का होल ट्वाइस, ठीक है। कैलामाइन कार्बोनेट ओर है, सिडेराइड भी कार्बोनेट ओर है। ये सब आपका जो है ना ग्रेविटी सेपरेशन से हम इसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन जो सल्फेराइट जो है दैट इज ZnS, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड ये भी एक नाम होता है इसका, जिसको हम बेसिकली साइनाइड ओर से भी, साइनाइड के साथ भी हम इसको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जिंक सल्फाइड को तो आप फ्लोथ फ्लोटेशन से भी कर सकते हो। बेसिकली इसके पूछने का मतलब बस यही था कि 3 ऑप्शन जो आपका कार्बोनेट था वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो ग्रेविटी सेपरेशन से है। तो बचा जिंक सल्फाइड, सल्फेराइट को हम जिंक सल्फाइड भी कहते हैं, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं विथ साइनाइड। फिर स्टेटमेंट देखो, बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ था स्टेटमेंट बेस्ड। देखो कह रहा है कि इन बोरेक्स बीड टेस्ट कॉपर सॉल्ट गिव क्यूप्रिक मेटाबोरेट इन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, और इन बोरेक्स बीड टेस्ट कॉपर सॉल्ट गिव क्यूप्रस मेटाबोरेट इन ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, और ये क्वेश्चन आई थिंक कि थोड़ा सा टफ में आता है। ये एवरेज अबव एवरेज ये है, बहुत ज़्यादा इजी तो हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि बोरेक्स बीड टेस्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो Na2 पहले हम क्या करते हैं, बोरेक्स को O7 को आप हीट कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप हीट कीजिएगा तो NaBO2 और B2O3 आपको मिल जाता है, B2O3 मिल जाता है, दैट इज ये आपका हो गया ग्लासी बीड, ठीक है। ये आपका हो गया ग्लासी बीड, सही है। अब देखिए, अब ये जो हमारा ग्लासी बीड है ये हमारा फॉर्म किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोरेक्स बीड टेस्ट में कॉपर सॉल्ट को, यानी कि CuSO4, ध्यान से देखिएगा, CuSO4 गिव क्यूप्रिक मेटाबोरेट इन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। तो पहले कॉपर सल्फेट को यहाँ देख लीजिए, Cu प्लस SO2 गैस आपका निकल रहा है, ठीक है, SO2 गैस निकल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका CuO है इसको हम बीड के साथ B2O3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो CuBO2 का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो आपका चार्ज आया वो आया +2, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूप्रिक मेटाबोरेट का फॉर्मेशन होता है इन कहाँ पे, इन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। दिस इज योर क्या, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। और याद रखिएगा कि नॉन ल्यूमिनस फ्लेम को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। तो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो है हमारा दैट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है बीड के साथ क्यूप्रिक मेटाबोरेट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो क्यूप्रिक क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज है आपका, क्यूप्रिक मेटाबोरेट हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि रिड्यूसिंग फ्लेम में ले आते हैं इसको, रिड्यूसिंग फ्लेम में लाते हैं। तो रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा कि ये जो आपका क्यूप्रिक मेटाबोरेट है, ठीक है, क्या कह रहा है कि इन बोरेक्स बीड टेस्ट कॉपर सॉल्ट गिव्स क्यूप्रिक मेटाबोरेट इन ल्यूमिनस फ्लेम। तो देखो, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो क्यूप्रिक मेटाबोरेट है ये कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम पहले रिड्यूस करते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि रिड्यूसिंग फ्लेम जो है वो आपका ल्यूमिनस फ्लेम है, ये आपका ल्यूमिनस फ्लेम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लेम में हमें क्या करना है कि इसको रिड्यूस करना है। तो देखो, जब हम कार्बन के थ्रू इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, Cu2BO2 बन जाता है, ठीक है, Cu2BO2 बन जाता है। यहाँ पे +1 आपका मतलब क्यूप्रस मेटाबोरेट का फॉर्मेशन हो रहा है इन कहाँ पे, इन ल्यूमिनस फ्लेम। बात समझ में आ रही है। और अगेन यहाँ पे B2O3 का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि अगेन आपका जो बीड था वो आपको वापस मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। चूंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि
जब आप क्यूप्रिक मेटाबोरेट को कार्बन के थ्रू यानी कि रिड्यूसिंग फ्लेम में, ल्यूमिनस फ्लेम में आप जब इसको रिड्यूस कीजिएगा तो यहाँ पे क्यूप्रस मेटाबोरेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जब यहाँ पे क्यूप्रस मेटाबोरेट का फॉर्मेशन होगा और साथ में यहाँ पे आपको बीड मिल जाएगा, तो याद रखिएगा कि ये दोनों रिएक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम मीन्स व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और यहाँ पे बीड का रिएक्शन क्यूप्रिक सल्फेट के साथ हमने कराया तो क्यूप्रस मेटाबोरेट, क्यूप्रिक मेटाबोरेट बना। क्यूप्रिक मेटाबोरेट कन्वर्ट्स इनटू क्यूप्रस मेटाबोरेट, यहाँ लिखा है कि कॉपर सॉल्ट गिव्स क्यूप्रस मेटाबोरेट इन ल्यूमिनस फ्लेम। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपका क्यूप्रिक मेटाबोरेट है रिड्यूस करेंगे अगर तो ये क्यूप्रस मेटाबोरेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप इस रिएक्शन को बीड के साथ भी सिंपली कर सकते हो आप, जैसे CuO प्लस B2O3 जैसे यहाँ पे आपने किया है, इसको रिड्यूस कर लीजिए तो सेम आपका रिएक्शन होगा, यहाँ पे कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आई थिंक कि दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे वो करेक्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वन स्टेटमेंट कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और पहले भी IIT इसको पूछ चुका है। IIT में भी ये क्वेश्चन कभी पूछा गया है, बहुत पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि I2 प्लस H2O2 गिव्स यू 2OH माइनस, ठीक है। I2 प्लस H2O2